देखो आपका अनाम मुझसे घुर गया, आपका वीडियो उसमें शायद नहीं आया, लेकिन हम वो उसमें कर लेंगे। आपका अनाम उत्सव है, मुझे ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका दिल की गहराई से स्वागत है सांसद। और सांसद बता रहे हैं जिन जो क्रिप्टो की, ब्लॉकचेन की ऐसी बातें करीबन 20 महीने से भारतवर्ष में ये सबको ऑथेंटिक सूचना पहुंचा रहे हैं। लोगों को क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का इतना पता है नहीं, पता नहीं है, मुझे भी नहीं। मैं जब सांसद से 15 महीने पहले जब पहली जूम मीटिंग की, सर मेरा नाम अहमद द्वार है, मैं सिविल जिले से हूँ। और आज मेरे आपके आशीर्वाद से जो भी ओजन का बिजनेस हुआ है उसमें योगदान मेरी टीम का है। और सिविल जिले में मेरी प्रथम एंट्री हुई थी और आप जो सवाल जवाब किए थे उस समय मुझे ये लग रहा था सांसद कि मुझे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जो नॉलेज है वो बहुत बढ़िया है। और जब आपसे बात हुई तो पता चला कि वो नॉलेज जो है ना उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए सांसद मिल चुके हैं। सांसद आपकी आवाज़, आपकी बातों से, आपके नॉलेज से ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था। और रियल में ये ओजोन इतना रियल मतलब सबको महसूस हुआ, चाहे लाखों लोगों के घर में दिया जल रहा है। सांसद आप रियल में गुरु है हमारे और 100% हमारे लिए सबके हैं। अब सर यूँ है कि आपसे अभी बॉम्बे में हम बैठे हैं, आपको मिलना है सर। ओजोन सेकंड आ रहा है धरती पे। जितना मुझे मेरे को मतलब दिल में एहसास से बोलना की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन आ रही है। जो आपने सिखाया है, आप ही कहते हैं ईवीएम बेस्ड और एवलांच बेस्ड आ रही है। गवर्नमेंट पे ब्लॉकचेन बेची जाएगी, इतना कुछ आप बताते हैं, वो तो आपके मुखारबिंद से हम सुनेंगे। लेकिन सर ये जो वीडियो बन रहा है वो आपका एजुकेशन सबके काम आएगा। सर आप कृपया करके आपका परीक्षा देने के बाद ब्लॉकचेन के बारे में बताना। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, कब स्टार्ट हुई, ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टोग्राफी से बन रही है। और ये जनरल बातें जो ABCD से लोगों को पता चलेगी। प्रैक्टिकल रूप से आप बताइए, हम क्या गूगल में ढूंढते हैं, यूट्यूब पे तो इतना वो पता नहीं चलता है प्रैक्टिकल रूप से। और आप साक्षात विराजमान है, ऐसी प्रैक्टिकल बातें सबके काम आएंगी। तो क्रिप्टोग्राफी सर एक तो ये बताइए, एक ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज ऐसा बताइए कि क्योंकि आप एक बार बोलने लगते हो तो घंटों बोल सकते हैं, वो सबके काम में आएगा। और ब्लॉकचेन के बारे में कितने प्रकार की ब्लॉकचेन होती है और नोड्स के बारे में, जैसे मास्टर नोड, लाइट नोड, एक पार्सल नोड, क्या पता जो भी होता है सर, ये थोड़ा एक पूरा एक सामग्री तैयार हो जाएगी तो सबके काम में आएगी। एक वीडियो तो ये बनेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो ओजोन 1 ओजोन सेकंड के बारे में। तो सांसद की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। और सर अब हम सुनेंगे और आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम सांसद। जय ओजोन। जय ओजोन। थैंक यू सो मच हेमंत जी और जितने लोग भी यहाँ ये आप लोगों का बड़कपन है कि मुझे इस लायक समझते हैं। जहाँ तक अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो ये समंदर है, उसमें से एक कतरा भी हम लोग नहीं जानते हैं, राइट। लेकिन वो नॉलेज जिसकी वजह से मैं यहाँ कामयाब हूँ, उस चीज़ को मैं ज़रूर कहता हूँ कि इसकी वजह से मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी इस लेवल पर हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने नॉलेज के बलबूते पे मैं इस लेवल पर पहुँचा हूँ। ऑलमाइटी का कृपा है जिसकी वजह से इस लेवल पर पहुँचा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता पाऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस कर रही है। वैसे अगर ब्लॉकचेन के बारे में बताई जाए तो ये गहरा समंदर के जैसा है और हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट करते रहना हमारी ड्यूटी है, फर्ज है कि हम लोग जितना ज़्यादा अपडेट रहेंगे, नॉलेज रहेगा। जी सर। क्योंकि मार्केट कंपटीशन का है। आप किसी भी फील्ड में कोई भी सेल्समैन है या किसी भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप मोबाइल अगर एप्पल का बेचना चाहते हैं तो आपके पास बाकी एंड्रॉयड का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। आप अगर एंड्रॉयड ही बेचना चाहते हैं तो आपके कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। और हर कंपनी के अपने रिसर्च के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि उसमें अगर मेगापिक्सल ज़्यादा है तो मेरे में उससे ज़्यादा है।
अगर उसकी जो कोर जो मैकेनिज्म है उससे मेरा ज़्यादा बेटर है। तो हर किसी को अगर नॉलेज होता है तभी हम लोग सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं नॉलेज के बदौलत। और मैं यही कहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम रहा है, हमने कभी भी लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करी। जैसे हम लोगों ने नॉलेज को इम्पार्ट किया, शेयर किया। जो मुझे पता है मैंने आपको शेयर किया, आपको जो पता है उसको जानने की कोशिश करी। मेरी मीटिंग में कभी भी ये नहीं देखे होंगे कि मैं किसी से आर्गुमेंट में लग गया, है ना, बहस छिड़ गई। नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है, हो सकता है कि मुझे उस चीज़ की नॉलेज में बहुत ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास की आते हैं जिसका मुझे नहीं पता होगा, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग में बता दूँगा वटेवर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ब्लॉकचेन के बारे में बात करी जाए, जिससे जो नए लोग हैं उनके लेवल्स के लिए जानकारी यही होगी कि ये ब्लॉकचेन एक लेज़र है ओपन, जिसके अंदर डेटा स्टोर होती है और ये हमेशा हमेशा रहने वाले डेटा होते हैं। इसको हैक करना मुश्किल होता है। इसका एक एक ब्लॉक्स एक यूँ समझ ले कि कतार में होती है। पहला ब्लॉक अगर एक है तो दूसरा ब्लॉक 2 होगा, तीसरा 3 होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहला ब्लॉक 1 हो गया और दूसरा ब्लॉक 4 हो गया। हर एक दूसरे से ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं और हर ब्लॉक में आपकी इंफॉर्मेशन डेटा कनेक्टेड होती है। अगर कोई इसे टेम्पर करता है, कोई उसमें से डेटा निकालने की कोशिश करता है, तो नोट्स जो होते हैं वो एज ए वेरीफायर होते हैं, राइट। वो नोट्स मना कर देते हैं, बता देते हैं कि इसमें किसी ने छेड़खानी कर रखा है, तो उसको ब्लॉक कर दो। जो नॉर्मल जो सर्वर्स पे भी प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पे भी लेज़र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रलाइज लेज़र होता है। जैसे आम हम लोग कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ डालते हैं, कोई डेटा डालते हैं, कोई बिलिंग करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो एक सेंट्रलाइज सर्वर पर जाता रहता है। मैं उसे चाहूँगा तो उसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, या कोई बंदा उसको अगर हैक कर लिया मेरे सिस्टम को तो वो उसको चेंज कर देगा, डेटा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र होता है, यानी एक जगह सेंट्रल नहीं होता, ये डिसेंट्रल होता है। 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह, 100 जगह इसकी डेटा को एक साथ में स्टोर किया जाता है। अच्छी बात ये है इसमें कि जैसे अगर शुरुआत अगर देखी जाए तो हम लोगों ने देखा ही कि पहले बही खाते पे लिखते थे, है ना, तो हमारे पास होता था, फिर हम उसकी 2-3 कॉपियाँ लिख लेते थे। अगर शॉप है तो एक शॉप में होता था, एक घर पे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि अगर टेम्पर कर गई तो नुकसान हो गया हमारा, है ना। पहले बैंक्स में भी मैनुअली हुआ करते थे, है ना, बैंकों में रिकॉर्ड हुआ करती थी। एक बैंक का लेन देन एक ही बैंक में होता था, पब्लिक से और उस बैंक के ब्रांच से जो लेन देन होता था वो उसी बैंक में होता था। बाहर के बैंकों में फिर उसकी कॉपी या टोटल डेटा फिर दूसरी जगह भेज दिया। बैंक अगर जल गया तो रिकॉर्ड खत्म हो गया, है ना। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लोगों के फंड या बैंक को भी लॉस हो जाता था यार। तो एक चीज़ ये हुई, फिर कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर भी सेंट्रल हुआ करता था उस बैंक के लिए, उसी जगह पे टैली वगैरह में सारा काम होता था। फिर ऑनलाइन आया तो जोड़ दिया। ऑनलाइन में भी ये सारे एक सर्वर पर पहले हुआ करते थे, वहाँ पे भी हैकिंग हुआ, प्रॉब्लम हो जाते थे। फिर लोगों ने शेयर्ड सर्वर कर दिया, यानी एक सर्वर पे हुआ उसको कॉपी करी, दूसरे सर्वर पे डाल दिया, क्लाउड में डाल दिया, तो 3-4 जगह पे वो गए ताकि सुरक्षित हो, राइट। वहाँ पे भी जो हैकर्स हैं उन्होंने उसमें भी छेड़खानी शुरू कर दी। कभी SBI का ATM हैक हो जाता है, कभी SBI का बैंक हैक हो जाता है, रैंसम वायरस जिसे बोलते हैं, यानी एक ऐसा वायरस भेज दिया जाता है और उसके थ्रू लोगों से रैंसम लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे थे इस इंटरनेट की दुनिया में भी, यानी कि जो चोर हैं उनका तरीका बदल गया। पहले घर पे आकर के डाका डालते थे, बंदूक के जोरों पे छीन लेते थे या चोरी कर लेते थे। अब ये
मतलब स्मार्ट डाकू आ चुके हैं, जो कि आपके घर पे यहीं से बैठ करके डाका डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हो जा रही है। तो ये जो इसका क्या सॉल्यूशन हो इस प्रॉब्लम का, सो ब्लॉकचेन इसका सॉल्यूशन सबसे बेटर आज तक की जो दुनिया में है, दैट इज द ब्लॉकचेन। आने वाली दुनिया में हो सकता है इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास आ जाए, क्योंकि दुनिया तरक्की करती जा रही है। कभी ब्लॉकचेन नहीं था, आज ब्लॉकचेन आने वाली दुनिया में कुछ और आ जाए। सो हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा, जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो होनी चाहिए, और इसी में ही इसी ब्लॉकचेन में भी बार बार अपडेशन होते जा रहे हैं, है ना। जैसे बिटकॉइन आया, शुरुआत जब ब्लॉकचेन पे कॉइन बना करके लोगों को दिया गया, तो उस टाइम पे उसकी लेवल अलग थी। फिर लाइट कॉइन आया, डॉज कॉइन आया, इथेरियम आया, ट्रोन, पॉलीगॉन, और हर बार कोई ना कोई नया ब्लॉकचेन आ ही रहा है। उन लोगों की जो नीड है उसको सोल्यूशन अपडेशन होते रहेंगे। सो बेसिकली ब्लॉकचेन का हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ओपन लेजर है, जहाँ पे जो भी डेटा हम लोग शेयर करते हैं वो एक जगह न जा करके सैकड़ों कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, और ये वन टाइम। क्लाउड में और ब्लॉकचेन में फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी होता है। एक्चुअल में क्या है कि क्लाउड में पहले डेटा एक जगह जाता है, फिर वो सारे जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल में हमारा क्लाउड है, ये मोबाइल क्लाउड पे चलता है। iOS स्टोर लोड है या इसमें एंड्रॉयड में है तो गूगल फोटोज़ है, गूगल ड्राइव है, ये सारे क्लाउड से जुड़े हुए हैं। तो पहले मान लें कि मैं इनका फ़ोटो लिया, पहले तो मेरे मोबाइल में आई, उसके बाद में जस्ट सेकेंड के बाद में ये गूगल फोटोज़ में या गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। अब ये मेरा मोबाइल टूट जाता है, ये चोरी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा मेरा गूगल ड्राइव में है। फिर मैं जाऊंगा वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा, सारा डेटा मेरे आ जाएगा, मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट से लेकर के, फ़ोटो से लेकर के, जो भी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है। लेकिन मैंने फ़ोटो लिया और उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा, सिंक नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। अब तो वो डेटा खत्म हो गया, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लाउड में पहुंचा ही नहीं, समझ गए? तो क्या होगा कि हमारा डेटा का लॉस हो जाएगा। अब होता ये है कि हमें और आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें और आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम इंडिविजुअल, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हो सकता है कभी फर्क पड़ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डिलीट हो जाए, नहीं आ पाए। लेकिन जो कंपनीज हैं उनका तो ट्रांजैक्शन नैनो में हो रहे, 1 सेकंड में सैकड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे। अगर 1 सेकंड की भी डेटा लॉस हो जाती है तो कंपनी का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर उनके सर्वर पे अटैक हो गया, ठीक है, और 1 सेकंड की डेटा भी खराब हो गई, या कोई बिलिंग ऐसी हुई जो क्लाउड में जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई, समझ गए, और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा, पेमेंट हमारा लेन देन हो गया और वो क्लाउड में स्टोर नहीं हुआ, तो क्या होगा? कंपनी का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन तो एक हद तक कंपनी अपना कर ही रही है, राइट, लेकिन वहां पे भी एक लूप होल दिखता है, समझ। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि पहले डेटा स्टोर हो जाता है, पहले डेटा स्टोर हो जाता है सारे कंप्यूटर्स में। मान लो कि 100 कंप्यूटर्स लगे हुए, यानी हमारा 100 नोड है, नोड क्या है? कंप्यूटर है, तो 100 जगह हमारा डेटा स्टोर हो गया पहले, और वो 100 में से जो मेजॉरिटी होगा उसने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन या तो पेंडिंग होगा या तो सक्सेसफुल होगा। यानी पहले डेटा स्टोर होगा, फिर वो वेरीफाई होगा कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, और एक बार वैलिड हो गया तो वो डेटा परमानेंटली 100 सैकड़ों कंप्यूटर में जमा है, मतलब
यानी पहले डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है, फिर ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो रहा है। बाकी जगह क्या है कि पहले ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, फिर जाकर के स्टोर हो रहा है। ये फर्क है ब्लॉकचेन में और क्लाउड में। बिल्कुल। तो एक ही साथ जब सारे जगह पे जब स्टोर हो गया, अब एक दो कंप्यूटर में से लॉस हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए? एक भी अगर नोड रनिंग है तो आपका डेटा सेफ है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना गया। डेटा लॉस नहीं होगा। अब डेटा लॉस होने का दूसरा कारण क्या होता है? हैकिंग। अब हैकर को या तो सैकड़ों कंप्यूटर को एक बार हैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि उस हैकर को हमारे नोड के साथ पहले अपना कंप्यूटर को लगाना पड़ेगा। ठीक है। यानी खुद ही उसको पहले नोड बनना पड़ेगा। अब नोड में जुड़ने के लिए भी क्राइटेरिया है। डायरेक्ट जुड़ने के लिए तभी आप वैलिडेट करेंगे जब आप उस नोड के साथ जुड़ेंगे और हमारा सिस्टम में कुछ क्राइटेरिया हर कंपनी रखती है। जैसे हमारी ओजोन में क्राइटेरिया रख दी कि 2000 ओजोन आपको पहले बाई करना पड़ेगा। 2000 का मतलब 2 करोड़ पहले लगा दो, फिर नोड आप कराओ। अब एक कंप्यूटर में आपने लगा दिया, अब आप चाहोगे उस कंप्यूटर में छेड़छाड़ करने के लिए, तो बाकी के जो 100 नोड है, 200 नोड है, उनको पता चल जाएगा, अच्छा ये जो नोड आया है ये हैकर का नोड है, ये अपने डेटा में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वो तुरंत ऐसा मैसेज करेंगे कि इनका 2000 जो 2 करोड़ रुपया है ये भी जब्त हो जाएगा। अब वो निकाल ही नहीं पाएंगे। सही। वो निकाल ही नहीं पाएंगे। यानी ये आए थे चोरी करने के लिए, खुद ही इनके साथ डाका डाल दिया। अब ये नहीं निकाल रहे, गया। तो हैकर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि वो अपने नोट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर कोई बहुत बड़ा हैकर अगर किसी में अगर घुसने की भी कोशिश करती है 1-2 नोड में भी, तो बाकी के जो नोड्स है इनको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि डेटा उनके पास पहले से मौजूद है, सबके पास। अब जैसे मान लें कि हम लोग यहाँ पे कितने लोग है ना, 5 लोग इधर है, 4 लोग इधर है, अब 9 लोग हैं। अब 9 में से 4 आदमी अगर बोलता है कि फलाने आदमी ने फलाने से 100 रुपया लिया था, और 5 आदमी बोलता है कि नहीं लिया, तो क्या होगा? मेजोरिटी को पता है किसी की जीत होगी, तो ये 4 लोग को फर्जी घोषित कर दिया जाए। जो एक्चुअल है जो मेजोरिटी होगा, क्योंकि डेटा सभी के पास है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन वो सिस्टम झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि डेटा तो सभी के पास है। किसने कितने लेन देन किए हर किसी के पास मौजूद है। अब नया लेन देन होगा तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा अच्छा 100 रुपया मोहन ने सोहन को 100 रुपया दिया था, अब ये बंदा कह रहा है कि नहीं 500 रुपये दिया था, तो बाकी लोग क्या बोले नहीं ये गलत बोल रहा है, इसको रिजेक्ट करो, इसको बैन करो, वो नेटवर्क से उसको आउट कर दिया। तो ब्लॉकचेन में हैकिंग नहीं होने का यही मतलब है कि उसे हैक करना होगा तो सारे कंप्यूटर्स के साथ करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। पहली बात तो आपको किसी भी सर्वर में घुसना ही इम्पॉसिबल होता है। आपको मैं अगर अपना कंप्यूटर दे दूँ, कंप्यूटर में आप कैसे घुसोगे? आपको मोबाइल ही ये दे दी जाती है, आपके पास अगर आईडी पासवर्ड नहीं है आप खोल पाएंगे? इस मोबाइल को ही हैक करना बहुत टेढ़ी चीज़ है। आपके पास अगर आपके पास फिजिकली आ जाएगा तब तो कुछ समझ में आता है, फिजिकली तो इम्पॉसिबल ही है। समझ गए? उस लेवल का आपके पास सर्विस होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और अगर आप घुस भी जाते हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफी डेटा कुछ दिखता ही नहीं है, सारा बाइनरी फॉर्म में रहता है। डेटा कुछ दिखता ही नहीं। अगर क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सारे डेटा एकदम से दिखाई नहीं देते। क्रिप्टो का मतलब क्या है? आभासी, नगन,
मतलब कि विलुप्त ये बढ़े, यानी इसकी जो क्रिप्टोग्राफी करी जाती है, इसकी जो मैकेनिज्म है, ये किसी को पता ही नहीं चलता है कि अंदर में है क्या। अगर आप सर्वर के अंदर घुस भी गए तो सारा बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के शक्ल में है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है पता ही नहीं है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जैसा। हाँ बिल्कुल शॉर्ट है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। यानी एक बार आपने लिख दिया, बस बाहर में दिखाई देगा कि इसका मतलब ये है, अंदर में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस तरह की फॉर्म में क्रिप्टोग्राफी करी गई है। तो यहाँ पे एक तो ये सिक्योरिटी हो गई, जिसकी वजह से ना ही आप सर्वर में घुस पाएंगे, सर्वर में घुस भी गए तो आप डेटा को नहीं समझ पाएंगे क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर आप कुछ डेटा समझ भी जाते हैं इनकेस, तो फिर भी जो बाहर के जो लोग हैं वो भी आपको आउट कर देगा। यही वजह है कि आज दुनिया में जितनी भी अब बैंक्स है, अब अपना जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है उसको हटा रहे हैं, वो आउटडेटेड हो गया। अब सब के सब ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही हैं। जितने भी बैंक हैं अब ब्लॉकचेन बना रही है, उनकी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ब्लॉकचेन हो रहे हैं। और ये ट्रांजेक्शन आजीवन है, ये ख़त्म नहीं। एक एक जो ब्लॉक्स है ये कभी डिलीट नहीं होगा। एक बार बन गया, जो एक बार एड्रेस जनरेट हो गया, आप मेटामास्क में एक बार एड्रेस जनरेट करते हैं तो इथेरियम पे हो या ट्रोन हो या पॉलीगॉन से हो, एक बार जो एड्रेस आपका जनरेट हो गया वो हमेशा के लिए होगा, आप डिलीट नहीं कर सकते उसको। आप मेटामास्क से डिलीट कर देंगे, लेकिन उस एड्रेस को फिर जब ब्लॉकचेन में सर्च करेंगे तो दिख जाएगा वो, वहाँ से डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिलीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ब्लॉक्स के थ्रू बने हुए हैं। ये सारी सिक्योरिटीज है, यही वजह से ब्लॉकचेन आज दुनिया को एक नई चीज़ देगी, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरी चीज़ है कि ये ऑपरेटेड एक बंदे के द्वारा नहीं है। इसमें भी दो तरह की बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन मानते हैं, एक पब्लिक ब्लॉकचेन और एक प्राइवेट ब्लॉकचेन। एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज जो ब्लॉकचेन है वो कंपनीज अपने पर्सनल यूज के लिए करती है, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए करती है, अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए करती है, कहते हैं एंटरप्राइज में। पब्लिक ब्लॉकचेन ये हो गया कि वो पूरी की पूरी पब्लिकली हो जाती है, उसके मालिक भी पब्लिक रहते हैं और उसकी जो डेटा है पब्लिक को पब्लिश कर देना, यानी सारा डेटा आप ओपनली देख सकते हैं, ओपन ले सकते हैं। और प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि उसकी डेटा पब्लिक नहीं देखती है, सिर्फ आपके जो एडमिन होते हैं वही देखते हैं। बहुत सारे कॉइन्स भी है जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन पर बनी हुई है, बहुत सारे कॉइन्स भी है तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में बनी हुई है, और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन। जो पब्लिक ब्लॉकचेन की जो एक्चुअल में जो कॉइन्स है उसी को हम लोग यूज करते हैं। और जो प्राइवेट में है वो कुछ ही संस्था, एंटरप्राइजेस यानी कंपनीज आपस की जो लेन देन करते हैं मतलब। इसके बाद में बहुत सारे ब्लॉकचेन का नाम दे दिया गया, बेसिकली यही है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन आ जाते हैं, वो एंटरप्राइज को और पब्लिक को मिला करके एक बनाते हैं, यानी कि कंट्रोल हमारे पास में रहे और पब्लिक को दिखाई भी। बट बेसिकली जो सबसे जो सेफेस्ट ब्लॉकचेन है दैट इज पब्लिक ब्लॉकचेन, क्योंकि कंट्रोल पब्लिक का है, कोई एक बंदा उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया बिटकॉइन पे क्यों इतना भरोसा करती है, क्योंकि बिटकॉइन का सारा नोट पब्लिकली है। सर बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन उसका नाम क्या है? जैसे इथेरियम की है, इथेरियम ERC-20, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का नाम blockchain.com पे उसका एक्सप्लोरर दिखता है। अच्छा एक्सप्लोर दिखता है, लेकिन उसकी ब्लॉकचेन का ये नाम जैसे अपने है ओजोन स्कैन है ना, जैसे इथेरियम के ERC-20, ट्रॉन का ये ERC-20, बिटकॉइन का रियल तो मुझे भी नहीं पता। एक दिन मुझे बताया BRC-20, मैंने कहा यार BRC-20 की तो कुछ सुना ही नहीं, बिटकॉइन एक्चुअली में बिटकॉइन ही नाम है। अच्छा, इसका जो ब्लॉकचेन का नाम ही बिटकॉइन है। जो स्कैनर जो देते हैं ना, ये डिफरेंट चीज़ है, दैट इज नॉट अ ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन को दिखाने के लिए एक स्कैनर पब्लिकली किया था, एक्सप्लोरर राइट। जैसे इथेरियम है तो उन्होंने ब्लॉकचेन उनका इथेरियम है, लेकिन वो दिखाने के लिए इथर स्कैन दिखाते हैं, BNB दिखाने के लिए दिखाते हैं उसी तरह। और ये लोग चूँकि कंपनीज के अपने ओनर से, तो ये लोग पब्लिक को दिखाते हैं कि ये हमारा स्कैनर है। बिटकॉइन का जो एक्सप्लोरर है वो कई सारे एक्सप्लोरर अलग अलग लोगों ने बनाया,
क्योंकि कोड उनका ओपन है। तो एक्सप्लोरर भी कोई भी बना सकता है। जैसे आज के डेट में इथीरियम का भी बाहर के लोग चाहें तो उसका एक्सप्लोरर बना सकते हैं। जैसे हमारा ओजोन है, ओजोन scan.com है, तो ये एक्सप्लोरर है, ना कि वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन तो हमारी जो इंटरनल जैसे chain.ozonscan.com, ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन की आईडी होती है, आरपीसी और चेन आईडी, यही मेन ब्लॉकचेन होता है, समझ गए। इसी से सारे के सारे नोट्स जुड़े होते हैं, और उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसको पब्लिक को दिखाने के लिए एक्सप्लोरर बनाया जाता है। और एक नहीं 10 एक्सप्लोरर बन सकते हैं, एक जून का ही 10 एक्सप्लोरर बन सकते हैं। कंपनी अगर नहीं बनाती है, आप डेवलपर हैं, आप भी बना सकते हैं। तो बिटकॉइन का भी चेक करने के लिए अलग अलग लोगों ने कई सारे एक्सप्लोरर बनाए। blockchain.com पे मैं देखता हूँ, वहाँ पे बिटकॉइन की जो भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे दिख जाती है। और भी 2-4 एक्सप्लोरर आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बिटकॉइन के बारे में नॉलेज आपको उसके ट्रांजेक्शन के बारे में वहाँ पे देख सकते हैं। तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन ही के नाम पे है, अलग कोई उसका ब्लॉकचेन का नाम सर जबरदस्त व्यक्तित्व है और आपके साथ सानिध्य हो रहा है। एंट्री होती है ना, वहाँ मेरी एंट्री जरूर मिलेगी। ये हमारा वो जय और वीरू की हम छोटी बात है। इन्होंने कहा आगे कूदो तो कूदो, भले भाव दिले हाथ दिले। तो सर अर्षद राणा साहब हो गए और लालजी प्रजापति हो गए सर, और ये हमारे भंवर जी कालंदरी से ज़बरदस्त इनको मतलब कर्मयोगी है। तो बार बार इसलिए विरोध कर रहा हूँ ताकि सांसद सर के साथ एकदम डायरेक्ट अटैच है ना, और सांसद सर नंबर भी अपने सभी को ये देंगे। हसन जी हैं, क्या नाम? ये लाला लाला लालजी लालजी ये लालजी है सर, हो गया, हसन जी हो गया, और ये है सर अपने भंवर जी। भंवर भंवर सिंह। इनके भंवरों के जो गुण से सारे लोग मिल रहे हैं, ये हो गए सर। और ये जो ये वीडियो जो ले रहे हैं प्रेमजी देवासी है सर, ये लगभग 17-18 कंट्रीज में इन्होंने काम करते रहे हैं। प्रेमजी देवासी, देवाजी देवासी। और अभी दुबई के अंदर मीटिंग के अंदर प्रेमजी का और अर्षद जी का जबरदस्त रोल होने वाला है। और अब तो पूरे वर्ल्ड में आपके माध्यम से जाएंगे। ये सर देवेंद्र जी भारावत साहब, और जो कि डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर के साथ में जान पहचान भी है, क्योंकि बड़ा काम हमेशा इनका रहा है। और अभी क्रिप्टोकरेंसी में आने का ओजोन के माध्यम से आ रहे हैं देवेंद्र जी भारावत साहब। ये है सबके चहते दिल के टुकड़े देव जी देवासी। तो सर बहुत ही जबरदस्त। और सर मैं इनके बारे में बताऊं, आप कहते हैं सर कि कुछ लोग ओजोन के अंदर आए और पंखा ढूंढ रहे थे कि कौन सा पंखे पे लटक के चला जाऊं। आप कह रहे थे ऐसे लोग ओजोन के अंदर कमा रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज होगी, जिनकी 10-10 लाख रुपए उनकी अर्निंग आ रही है सर। ये देवाराम जी है, और एक सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और ओजोन को इतना चाह रहे हैं कि वहाँ इस्तीफा देते हैं, ओनली ओजोन करते हैं। तो लोगों के सपने ओजोन के लिए दिलो जान से होने जा रही है। देव जी देवासी साहब हैं। और सर इनका परिचय तो देना चाहूँगा तो नवीन जी है, भाई साहब हेमंत लोहार। मेरे बारे में अगर कुछ बोलना चाहे तो प्रेम जी या अर्षद जी, मतलब थोड़ा सा कुछ, ताकि सर के आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। पूरे ओजोन में अगर किसी की आवाज अगर सुनाई देती है ग्रुप में तो ये है। सर तो एक्चुअली क्या है कि आवाज सुनाई में आएगी तभी तो काम करेगा। गजब की आवाज आती है सर की। एक्चुअली क्या है कि बोलिए वो जय जय ओजोन। बिल्कुल सांसद बैठे हैं और सभी का एक रिकॉर्डिंग लेना, एक बंद करके एक रिकॉर्डिंग लेते, एक बार उसको बंद कर दो, एक नई रिकॉर्डिंग लेते।